नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री डॉक्टर विकास शर्मा पर। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे गर्मियों के सीज़न में जो मूंग की खेती की जाती हैं उनमें अपन किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जो पारंपरिक तौर पर किसान खेती कर रहे हैं वो लगभग 1 एकड़ से 4 कुंटल 5 कुंटल उत्पादन लेते हैं और उनको फसल को पकने के अंदर लगभग 80-85 दिन लगते हैं। अंत के समय में बरसात उनको परेशान करने लग जाती हैं। उनसे अलग अपने को एडवांस जो फार्मिंग होती हैं जो लगभग 60-65 दिन में फसल पककर तैयार हो जाए और लगभग 8 से लेकर 10 कुंटल अपनी पर एकड़ पैदावार भी हो, तो इस तरह के जो सफलता के मापदंड हैं उस तक अपने को किस तरीके से पहुंच सकते हैं। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि मूंग की खेती की जो पूरी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बताऊंगा। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और अधिक से अधिक किसानों के पास इस वीडियो को शेयर भी करना है ताकि अपने को सारे किसान भाइयों को इसका लाभ मिल सके। इस वीडियो के अंदर अपन मेनली बात करेंगे खेत की तैयारी, इसके अलावा जो बेसल डोज वगैरह अपन डालते हैं, इसके अलावा अच्छी इसकी वेराइटियाँ कौन सी हैं, इसके अलावा अपन बात करेंगे कि इसमें सिंचाई किस समय करनी चाहिए। फिर आगे अपन बात करेंगे कि जो फसल हैं उसके अंदर कौन कौन से स्प्रे ज़रूरी हैं, कीटनाशक के लिए, खरपतवार नियंत्रण के लिए, बुआई से पहले खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, उगने के बाद कैसे करें, अंत में अपन ज़्यादा से ज़्यादा फूल कैसे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा फूल फलियों में कैसे बदलें, इन सारी चीज़ों के ऊपर अपन शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करें मूंग की फसल के लिए खेत की तैयारी। तो किसान भाइयों, गेहूं के खेत लगभग खाली हो चुके हैं या फिर खाली होने वाले हैं। गेहूँ मूंग की जो बुआई कर सकते हैं अपन, सबसे बेस्ट तो माना जाता है मार्च महीने के अंदर अंदर कर दें, लेकिन किसी कारणवश अपने खेत खाली नहीं हो पाते हैं और अपन थोड़ा लेट हो जाते हैं तो अपन लगभग 10-12 अप्रैल तक भी मूंग की बुआई कर सकते हैं। ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो खेत की तैयारी के लिए अपने को मूंग खेत को अच्छी प्रकार से जोत देना है। खेत जोतने के लिए अगर अपन डिस्प्लो का उपयोग करें तो थोड़ा सा कम इसमें अच्छा रहता है। आप 2 या 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करके खेत को चौक कर देवें। इसके बाद में अपन ये देखें कि अपन मूंग सूखे खेत के अंदर बुआई करके और फिर अपन मतलब पानी उसके अंदर सिंचाई दे रहे हैं, या फिर अपन खेत में पलेवा करके जब वापस मिट्टी में थोड़ी सी नमी कम पड़ती है तब अपन सीडल के माध्यम से उसकी सोविंग करते हैं। इसके ऊपर आप अपने स्व विवेक से काम में लेवें, क्या आपको अच्छा लगता है। बाकी अगर अपन पलेवा करके और फिर अपन करते हैं तो उसका एक फ़ायदा ये है कि जो खरपतवार होते हैं वो उस पलेवे के सिंचाई के समय उग जाते हैं और जब अपन सोविंग करते हैं तो खरपतवार नियंत्रण हो जाता है। सोविंग करेंगे अपन सीडल के माध्यम से तो एक उचित गहराई तक बीज पड़ता है तो अंकुरण अच्छा होगा और अच्छी जड़ों का विकास होगा। लेकिन अगर अपन थोड़ा सा लेट हो चुके हैं तो पलेवा करने में और वापस खेत को थोड़ा सूखने में थोड़ा अपन लेट हो सकते हैं। तो अगर किसान भाई अगर लेट होने का डर है तो अपन सूखे खेत के अंदर भी छिड़काव विधि से, या फिर खेत अगर अच्छा है आपका मुलायम है तो आप सीडल के माध्यम से सोविंग करके और फिर भी उसके अंदर आप सूखे खेत में बुआई करके भी अपन पानी चला सकते हैं। तो ये दोनों विधियाँ एक हिसाब से सही हैं, एक हिसाब से दोनों में कुछ कमी है कुछ फ़ायदा है, तो आप अपने हिसाब से देख लें। बुआई करते समय कौन सा खाद डालें, तो सिंगल सुपर फास्फेट या फिर ट्रिपल सुपर फास्फेट जो भी अवेलेबल हो वो अपने को उचित मात्रा के अंदर मिक्स करना है कि अपना सारा बीज है जो उचित मात्रा में खेत में पड़ जाए। अब किसान भाई बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। तो अंकुरण से पहले इसके अंदर पेंडिमिथेलिन जो अपन पानी चलाते हैं और या फिर खेत में पलेवा करके भी अपन सोविंग कर रहे हैं तो सोविंग करने के लगभग 48 घंटे के अंदर अंदर अपने को पेंडिमिथाइलिन नामक खरपतवार नाशी का स्प्रे करना है। इसके प्रवृत्ति ये है कि ये अपने जो मूंग की बुआई करते हैं तो बुआई के बाद और अंकुरण से पूर्व जो ये खरपतवारों का नियंत्रण करता है। तो ये हो गई खरपतवार नियंत्रण की बात। अब अपन अगर देखें कि अगर अपनी फसल, ये तो जो किसान भाई जिन्होंने बुआई नहीं की है उनके लिए बात थी, अगर जिन किसान भाई ने बुआई कर दी है तो अब अपने को स्प्रे करना आवश्यक है। जब अपनी फसल 8 से 10 दिन की हो जाए या 2-2 या 3-3 पत्ते की हो जाए उस समय अपने को खेत के अंदर अच्छे से घूम के देखना है। डेफिनेटली आपके वहाँ पर 3 तरह के वहाँ पे कीट दिखाई देंगे।
पहला है पत्तियों को खाने वाले जो कीट होते हैं, पत्तियों को काट कर खाने वाली जो इल्लियाँ रहती हैं वो रहती है। इसके अलावा एफिड और जेसिड रहते हैं जो अपनी जो मुंह के अंदर जो सुई रहती है वो पत्तों के या फिर तनों के अंदर चुभोते हैं और वो रस चूसते हैं। और तीसरी रहती है सफ़ेद मक्खी। तीनों काफ़ी खतरनाक कीट हैं, काफ़ी इनका ज़्यादा उत्पादन के अंदर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। कैसे? सफ़ेद मक्खी एक येलो मोजेक वायरस का वेक्टर का कार्य करती है। तो माना कि किसी एक पौधे के अंदर संक्रमण है और वहाँ पे वो सफ़ेद मक्खी बैठेगी, वहाँ से वो दूसरे पौधे में धीरे धीरे पूरे खेत में वो पीला, जिसको अपन पीलिया रोग बोलते हैं, तो वो एक एक्चुअली येलो वेन मोजेक वायरस होता है, उसका वो वेक्टर का कार्य करती है। तो इस समय अगर अपन ने कीटों का नियंत्रण कर लिया तो अपनी फसल को ना तो जो पत्तियों को खाने वाले कीट वो ज़्यादा वो होंगे, हावी होंगे, ना वो जो रस चूसने वाले होंगे, तो अपनी पत्तियाँ एकदम, पौधा एकदम हरा भरा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो किसान भाइयों, इसके अंदर अपने को 3 चीज़ें मिलानी है जो पिछले 4-5 सालों से हमारे यहाँ खेती हो रही है मूंग की, और जो सबसे अच्छा रिजल्ट दे रहा है जो कॉम्बिनेशन, उसकी मैं बात करूँगा। एक जो अपने लगभग 18-20 लीटर का जो टैंक रहता है उसके अंदर कितनी मात्रा डाली जाती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इल्लियों और सुंडियों के लिए जो है कोराजन, जिसका 5 ml अपने को मात्रा लेनी है। कोराजन एक अच्छी ब्रांड है और अच्छा इसके अंदर टेक्निकल आता है, क्लोरॉन्ट्रेनिलिप्रोल ऐसा, और इसकी मात्रा लेनी है अपने को 5 ml। इसके अलावा लेना है अपने को प्रोफेनोफॉस जो साइफरमेथ्रिन 20% वाला, वो अपने को 20 ml एक टंकी के अंदर वो अपने को ऐड करना है। इसके अलावा एसिटामेफ्रिड जो कि सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए काफ़ी अच्छा कार्य करता है। एसिटामेफ्रिड जो टाटा मानिक कंपनी का काफ़ी अच्छा आता है। काफ़ी सारी कंपनियां हैं मार्केट में, आप सेवा विवेक से कोई से भी कंपनी ले सकते हैं, लेकिन जिसका रिजल्ट अच्छा लगा मुझे, मैं उसका बारे में आपको बता रहा हूँ। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो स्प्रे हैं ये अपने को सुबह या फिर शाम के समय करना है। जिन किसान भाइयों ने पहले अगर खरपतवार नियंत्रण नहीं किया है, बुआई के तुरंत बाद पेंडिमिथिलिन नहीं डाला है, तो वो खड़ी फसल में खरपतवार नियंत्रण करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि खरपतवार ज़्यादा होंगे तो एक तो पोषण में और जो वो जगह रहती है उसमें तो कंपटीशन करेंगे ही करेंगे खरपतवार, लेकिन ये कीटों और रोगों को भी ज़्यादा और बढ़ावा देते हैं। तो अपने को खरपतवार नियंत्रण करना काफ़ी ज़रूरी है। तो जो अपन ये कीटों वाला स्प्रे करते हैं उसके 2-3 दिन बाद अपने को ये खरपतवार नियंत्रण के लिए अपने को स्प्रे करना है। इसके अंदर फ्यूजीफ्लेक्स नाम से एक खरपतवार नाशी आता है, उसकी मात्रा लेनी है अपने को लगभग 55 ml प्रति जो 20 लीटर का टैंक रहता है वो, और लगभग अपने को उसी के अंदर ऐड करना है 30 से 35 ml जो टर्गा सुपर नाम से जो आता है वो 20 लीटर के टैंक में अपने को ऐड करके और अपने को स्प्रे करना है, जिससे संकड़ी और चौड़ी पत्ती वाले दोनों तरह के खरपतवारों का नियंत्रण हो जाएगा। अब बात करें अपन खाद की, तो खड़ी फसल में खाद का ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन अपने को यहाँ पर खाद देना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि खाद के साथ अपन कुछ ऐसी चीज़ें भी ऐड करेंगे जो फसल की ग्रोथ के लिए अच्छा रिजल्ट देगी। तो खाद के अंदर अपने को लगभग 15 से 20 किलोग्राम यूरिया लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से, और लगभग 5 किलोग्राम अपने को जिंक लेना है। इसके अलावा अगर आप खेत में घूम के देखेंगे तो जो ये दलहनी परिवार की फसलें रहती हैं ये एकदम सूखती हैं। तो वो सूखने का कारण है, अगर आपके पानी बराबर हैं सिंचाई से पहले अगर आप देखोगे तो कहीं कहीं पे वो पौधे सूख जाते हैं। तो वो सूखते हैं विल्ट की वजह से, विल्ट एक फंगस की वजह से होता है। तो विल्ट के नियंत्रण के लिए भी अपने को इसी खाद के अंदर लगभग 20 किलोग्राम यूरिया हो गया, 5 किलोग्राम जिंक हो गया, 500 ग्राम मतलब लगभग आधा किलो अपने को उसके अंदर थायोफिनाइड मिथाइल जो कि रोको के नाम से आता है, उन सारी चीज़ों को ऐड करके अपने को ये कर देना है सिंचाई से पहले। और लगभग ये काम करना है लगभग जब अपनी फसल पहली बार जैसे बुआई कर दी अपन ने, उग गई है, उगने के बाद जो आप पहला पानी देते हो 18 से 20 दिन की अवस्था पर, उस समय अपने को ये खाद डाल के और फिर अपने को सिंचाई करनी है। तो सिंचाई की बात भी हो गई है कि लगभग अपने को 18 से 20 दिन की जब फसल हो तब अपने को ये वाला जो खाद बताया मैंने, ये खाद डाल के अपने को सिंचाई कर देनी है। इस खाद से क्या होगा कि यूरिया और जिंक जो है क्लोरोफिल निर्माण में सहायता करेंगे। यूरिया पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ाएगा, जिंक से क्लोरोफिल अच्छा होगा तो पत्तियां एकदम हरी भरी रहेगी, ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करेगी तो ज़्यादा भोजन बनाएगी। और जो अपन ने थायोफिनाइड मिथाइल रोको जो डाला है
उससे क्या होगा, ज़मीन के अंदर जो भी विल्ट जनित फंगस जो रहते हैं, स्पोर्स रहते हैं, वो नष्ट हो जाएंगे। तो अपने को पौधे अपने नहीं सूखेंगे और अपना प्रोडक्शन अच्छा होगा। तो किसान भाइयों, ये हो गई अपने ये खाद की बात हो गई, अपने कीटनाशक का स्प्रे की बात कर ली है और सिंचाई की बात कर ली है। अब जब अपनी फसल जब आगे मैं इसी वीडियो में बता देना चाहता हूँ, जब फ्लावर्स आएंगे 30-35 दिन की अवस्था पर, तब अपने को उन ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स आए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स फलियों में कन्वर्ट हो और अच्छा से अच्छा अपने को उत्पादन मिले। इसके लिए अपने को खड़ी फसल में जब 30-35 दिन की फसल हो, तब अपने को एक स्प्रे NPK का करना है। NPK 13-0-45 जो ग्रेड का आता है, उसका लगभग अपने को 1 किलोग्राम मात्रा लेनी है और इसमें 1 एकड़ में अपने को लगभग 150 लीटर 200 लीटर जितना भी पानी लगता है, पानी में मिक्स करके अपने को स्प्रे कर देना है। एक बात अपन करना भूल गए, बहुत सारे किसान भाइयों के मन में सवाल रहते हैं कि अच्छी इसकी वैरायटी है कौन सी। अपन किसी भी दुकान पे जाते हैं, दुकान वाला कहता है ये ले जाओ, अच्छी वैरायटी है, प्रोडक्शन होता है लगभग 3 से लेकर 4 क्विंटल प्रति एकड़। तो अपने को 6 से लेकर 8-10 क्विंटल प्रति एकड़ वाली वैरायटियाँ कौन सी हैं, ये आपके मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि पैदावार कितनी हो। लेकिन कुछ अच्छी वैरायटी हैं, उसका मैं आपको नाम बता देता हूँ। उन किस्मों के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि पहला तो अच्छे से 8 से 10 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन देने की क्षमता हो, येलो वेन मोजेक वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता हो उसके अंदर। इसके अलावा फलियाँ सूखने के बाद फटे ना। फलियाँ क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे होती हैं, सारी फलियाँ एक साथ नहीं सूखती हैं, तो अगर 2-3 दिन तुड़ाई में देरी भी हो जाए तो वो छिटक के दाने ज़मीन पर गिरे ना। तो ऐसे गुणों वाली मैं 3-4 वैरायटियों के नाम बता रहा हूँ। पहली है तलवार, जो सम्राट गोल्ड नाम से आती हैं, तलवार नाम से आती हैं सम्राट गोल्ड की। दूसरी है सम्राट PDM 139 139, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। जो मूंग पैदावार करने के लिए जो सबसे बेस्ट एरियाज़ हैं UP MP, उसके अंदर और राजस्थान का जो ये झालावाड़ कोटा बूंदी का जो बाग हो गया, इसके अंदर गर्मियों के अंदर सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली ये 3-4 वैरायटी हैं। इससे अच्छी भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी हो सकती हैं। आप अपने एरिया के अंदर जो वैरायटियाँ अच्छा उत्पादन दे रही हो, उनका आप चुनाव कर सकते हैं। तो 2 हो गई ये। तीसरी है बंसी गोल्ड, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। IFSA की आती हैं बंसी गोल्ड, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। और चौथी है विराट गोल्ड, ये भी काफ़ी शानदार वैरायटी है, काफ़ी ज़्यादा किसानों द्वारा पसंद की जाने वाली वैरायटी है। तो किसान भाइयों, कैसा लगा ये वीडियो को अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करो ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।